हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? सबसे पहले तो आपके लिए गुड न्यूज़ कि ईओ और आरओ की जो एग्ज़ाम थी वो निरस्त कर दी गई है और अब नई एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। वो है आपके 23 मार्च 2025 को। आरएस प्री के पेपर के बाद ईओ आरओ की परीक्षा है वो भी आयोजित होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू जारी रखिए, खूब सारी मेहनत करिए। आज का देखिए हमारा सेशन है, छोटा सा सेशन है जिसमें मैं पॉलिटिकल जो अपने पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, उसके टॉपिक है कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ टॉपिक है। ऐसे कठिन टॉपिक जो स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बड़ा सा स्टेटमेंट आता है और उसमें सवाल पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। रोज ये एक डेली ये ऐसा शो रहेगा जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे अच्छे टॉपिक है उनको मैं एकदम आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति पे किस हिसाब से महाभियोग है वो लगाया जाता है, ये हमारा टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति पे महाभियोग, इसके बारे में अपने संविधान में क्या लिखा हुआ है वो देखिए। अनुच्छेद 56 है वो बताता है, आर्टिकल 56 वो हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग है वो लगाया जा सकता है अनुच्छेद 56 के तहत। आर्टिकल 56 है उसके तहत क्या है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूं कि राष्ट्रपति के बारे में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है, पद ग्रहण से और राष्ट्रपति 5 वर्ष तक क्या है वो पद धारित करता है। ठीक है। और राष्ट्रपति का जो पद है वो 3 कंडीशन में रिक्त हो सकता है। कौन सी कंडीशन है? या तो क्या है उसकी मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या महाभियोग लग जाए राष्ट्रपति पे। ये 3 ऐसे ग्राउंड्स है, 3 ऐसे रीजन है जिनकी वजह से राष्ट्रपति है उसका पद रिक्त माना जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए ये हमें समझ में आ गया। त्याग पत्र है राष्ट्रपति वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति है उसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष है, उसको तुरंत क्या है राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना दी जाती है। अब हम आज पढ़ेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया अनुच्छेद 56 बोलता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 क्या बताता है? आर्टिकल 61 बताता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया है वो कैसे की जाएगी, वो पूरी प्रोसीजर है वो लिखी हुई है 61 में। 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं प्रावधान की कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया है उसका प्रावधान कहां से लिया गया है, वो लिया गया है आयरलैंड से। देखिए पहला सवाल, आर्टिकल 56 बोलता है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। 61 है उसमें प्रोसीजर बताई गई है, प्रावधान लिया है हमने आयरलैंड से। अब इस महाभियोग का आधार क्या है, किस आधार पे राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, वो आधार क्या है? वो है संविधान का उल्लंघन, वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाकर संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है। ये 4 सवाल इसी स्लाइड से हो जाएंगे यदि आपको ऊपर से पूछा गया है तो। अब हम करेंगे प्रोसीजर की चर्चा कि कौन सी ऐसी प्रोसीजर है जिसके तहत हटाया जाता है। देखिए बहुत सिंपल सा मैंने एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे बताया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने क्या बताया? 61 है उसमें प्रोसीजर बताई गई है। सबसे पहले प्रोसेस क्या है उसको समझिए। देखिए संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आएगी तो किसी भी सदन में पहले प्रस्ताव लाया जाता है कि एक संकल्प पारित किया जाता है कि हम राष्ट्रपति को हटाने वाले हैं। तो देखिए कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो क्या करेगा? संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाकर एक संकल्प पारित करेगा। आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन। तो संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा राष्ट्रपति पे और एक संकल्प है वो प्रस्तावित किया गया। अब इस संकल्प पर कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। सपोज कीजिए ये पहले आया लोकसभा में, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 1/4 सदस्य साइन करेंगे इस संकल्प पे। ठीक है। या फिर राज्यसभा में भी आ सकता है, तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य इस संकल्प पे क्या है साइन करेंगे। आरोप लगा, साइन हो गए,
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये संकल्प है, इसकी सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व। जब ऐसी प्रोसीजर स्टार्ट होती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया है वो जारी करने जा रहे हैं, आप पे संविधान के उल्लंघन का आरोप हम लगाने वाले हैं। तो ये 1/4 सदस्यों ने साइन किया, ये संकल्प है वो प्रस्तावित हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए राज्यसभा में ये संकल्प पारित हुआ, उस सदन के 2/3 सदस्य पहले 1/4 साइन करेंगे, उसके बाद उस सदन के 2/3 सदस्य है उसको समर्थन देंगे कि जी हाँ, हम आपके साथ हैं, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। 2/3 सदस्य हैं वो क्या है, संकल्प को पारित करेंगे। यहाँ पे संकल्प प्रस्तावित हुआ, 1/4 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दी गई 14 दिन पूर्व। फिर ये संकल्प को 2/3 सदस्य, चाहे लोकसभा में गया हो पहले या राज्यसभा में, उन्होंने कर दिया इसको समर्थन और ये हो गया पारित। यहां तक एक स्टेप हुई। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रस्ताव है वो आता है दूसरे सदन में। अब दूसरा सदन, जैसे मान लीजिए ये पहला प्रस्ताव है वो पारित हुआ राज्यसभा से, तो दूसरा सदन होगा लोकसभा। यदि लोकसभा में पहले पारित हुआ है तो दूसरा सदन कौन सा होगा, राज्यसभा। यहां पे आया ये प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव की दूसरा सदन है वो जांच करता है। हम बोलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऐसा बोला जाता है। तो उसका मतलब क्या है वो यहाँ पे समझ में आएगा आपको। देखिए, दूसरा सदन है वो या तो जांच करता है खुद, या तो क्या है, सदन खुद जांच करेगा, या फिर जांच करवाता है। अब देखिए, जांच, यदि सदन जांच करता है, मान लीजिए राज्यसभा ने पारित किया और ये आया लोकसभा में, तो लोकसभा इसकी जांच करता है स्वयं। वो जांच किससे करवाता है या खुद जांच करता है, वो दोनों प्रोसीजर देखेंगे। देखिए, जांच कौन करता है, जो पीठासीन होता है। अब राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनमें पीठासीन कौन होता है। यदि लोकसभा है जांच करने वाला, तो अध्यक्ष है लोकसभा का, वो क्या है, पीठासीन होगा। यदि राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव आया, पहले लोकसभा से पारित हुआ फिर राज्यसभा में आया, तो जांच कौन करेगा, सभापति, यानी पीठासीन कौन है, सभापति। ये प्रोसीजर हुई। उसके बाद यदि वो सदन किसी और से जांच करवाए, तो किसी और से कैसे, या वो किसी न्यायालय को नियुक्त करे, किसी अधिकरण को नियुक्त करे, या किसी प्राधिकरण को नियुक्त करे कि भाई राष्ट्रपति पे ये आरोप लगा है और आप इसकी जांच करके हमें बताइए, तो क्या है, वो किसी से जांच करवाएगा। इसलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब सदन इसकी जांच करता है वो एक न्यायपालिका का स्वरूप है वो ले लेता है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया की जांच के दौरान। इसलिए बोला जाता है राष्ट्रपति पे महाभियोग क्या है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब आया दूसरे सदन की बात। दूसरे सदन के, मान लीजिए आरोप कर दिया इन्होंने सिद्ध, चाहे किसी से जांच करवाई हो या खुद जांच करी हो सदन ने, यहाँ पे राष्ट्रपति पे आरोप सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो क्या होगा, दूसरा सदन है, मान लीजिए मैंने बताया लोकसभा में आया, जांच हो गई, आरोप सिद्ध हो गया, तो दूसरे सदन के 2/3 सदस्य क्या है, इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। जैसे ये प्रस्ताव पारित हुआ, संकल्प पारित की तिथि से क्या है, राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त माना जाएगा। और जब ये जांच चल रही है तो राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या फिर अपनी प्रतिनिधि को क्या है, सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, तो यहां पद रिक्त माना जाएगा। ये एक प्रोसीजर है सिंपल सी। अब आपके मन में कुछ डाउट आए होंगे कि दूसरा सदन यदि प्रस्ताव पारित नहीं करे तो, वो मना कर दे तो, जांच नहीं करे तो, या फिर जब दूसरा सदन मना कर दे तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है या नहीं, संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं, या फिर राष्ट्रपति को ऐसे कौन सी सुविधाएं या पेंशन है उनसे वंचित किया जाएगा, क्या भारत में अभी तक ऐसा हुआ है। उन डाउट्स के जवाब है इस स्लाइड में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। पहला ये, क्या महाभियोग से हटने वाला राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है क्या? किसी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया, वो वापस चुनाव लड़ सकता है क्या राष्ट्रपति का? तो इसका आंसर क्या है, संविधान मौन है इस संबंध में। इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या है, मौन है। दूसरा सवाल देखिए कि इस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन लेता है। पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है
उस निर्वाचन में कौन भाग लेता है? इस निर्वाचन में भाग कौन लेता है? इसमें देखिए आपके दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इनके क्या है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, यानी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। कौन से लेते हैं? चाहे लोकसभा राज्यसभा उनके निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में। और एक 70वां संविधान संशोधन था 1992 का, जिसके तहत क्या किया गया, इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी है, ये इनमें जो विधानसभाएं हैं वो भी क्या है, इनके निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब जानते हैं दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या है, विधानसभा है। तो इन दोनों को 70वें संविधान 1992 से इनके निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं। इनको क्या है, संविधान में संशोधन करके इनको राज्य माना गया, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ, राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो ये लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब मेरा सवाल आपसे क्या है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं? तो देखिए कौन भाग लेते हैं, मनोनीत प्लस निर्वाचित। कौन से? राज्यसभा और लोकसभा वाले, यानी विधानमंडल वाले भाग नहीं लेते। ठीक है, फिर कौन से लेते हैं? राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, उनके मनोनीत और निर्वाचित दोनों लेते हैं। निर्वाचन में सिर्फ क्या है, निर्वाचित लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते। और यहाँ पे मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। कौन से? सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के। राज्य विधानमंडल है उनके सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद आपके मन में सवाल आया होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त होती है या नहीं? तो जी हाँ, नियमित तौर पर राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है वो महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान सारी शक्तियां वो ही प्राप्त होती है। उसकी शक्तियों में कोई कमियां नहीं की जाती उसके संसद के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके मन में आया होगा कि मैंने जो आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि यहाँ पे जो दूसरा सदन है वो आरोप सिद्ध करके और 2/3 सदस्य संकल्प पारित कर रहे हैं, तो उससे संकल्प पारित की तिथि से राष्ट्रपति का पद वो क्या है, रिक्त माना जाता है। पर यदि दूसरा सदन मना कर दे तो कि हम जांच नहीं करेंगे, या 2/3 सदस्य नहीं करे तो क्या होगा? तो देखिए वो प्रस्ताव है वहीं पे समाप्त हो जाता है। यदि पहला सदन पारित करे और दूसरा नहीं करे तो क्या होगा? वो प्रस्ताव है वहीं समाप्त हो जाएगा। और ना यहाँ पे जो संयुक्त बैठक है, जॉइंट मीटिंग, उसका कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक आर्टिकल कौन सा है? 108, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है यदि दूसरा सदन है वो मना कर दे तो। अब सबसे बड़ा सवाल एक ये कि महाभियोग से जो राष्ट्रपति हटता है उसको पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती है या नहीं? तो जी नहीं मिलती। इसका आंसर क्या है? महाभियोग से जो राष्ट्रपति हटेगा उसको पेंशन और अन्य सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेगी। इसकी कंडीशन क्या है? या तो वो कार्यकाल पूरा करे 5 वर्ष का पेंशन और इनका, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो अपना त्याग पत्र दे दे। ठीक है, अब भारत में ऐसा हुआ है अभी तक? तो जी नहीं, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक है वो समझ में आए होंगे। ये कॉन्सेप्ट है महाभियोग का वो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आप है वो ऐसे ही जो छोटे छोटे टॉपिक लेके आऊंगा उनको सीरियसली देखें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा ये प्रयास रहेगा। ईओ के वैकेंसी आ गई है, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा दिया हुआ है। और आपके आरएस प्री है उसमें भी है, एसआई में भी है। तो ऐसे टफ सवाल जो स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं, राज्यपाल से रिलेटेड हो, चाहे राष्ट्रपति हो, न्यायपालिका हो, संसद हो, वो सारे सवाल है वो मैं छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आपको करवाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।